सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान यात्रा पर चर्चा। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं विदेशी मामलों के विशेषज्ञ अतुल अनेजा जी। अतुल जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर अफ्रीकी देश इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा पहुंचेंगे। 1 दशक से ज्यादा समय में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ये इस अफ्रीकी देश की पहली यात्रा होगी। वे इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ भारत इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण में साझीदार होने के नाते ये यात्रा दोनों देशों की मित्रता और द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। दोनों नेताओं की मुलाकात जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी हुई थी, जब उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, युवा कौशल विकास और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की थी। अतुल जी, प्रधानमंत्री की जो ये 3 देशों की यात्रा है, इसके पूरे समग्र रणनीतिक संदेश को किस तरह से हम समझ सकते हैं? क्या ये पश्चिम एशिया अफ्रीका नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति दृष्टिकोण से कुछ नए तरीके से जुड़ता है? और साथ ही इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर भी क्या आप थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? सुबोध जी, ये जो विजिट है ये बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारी कड़ियां जुड़ती हैं। जैसे कि आपने अपने ऑब्जर्वेशन में पहले कहा, एक तो ग्लोबल साउथ की बात है। अब ये ग्लोबल साउथ, हालांकि भारत हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज के साथ रहा है, लेकिन अगर हम देखें G20 जो भारत ने होस्ट की थी, उसमें हमने खास कर कहा था कि भारत एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करेगा जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को जोड़ेगा, और उसको संदेश को और सामने रखने के लिए और मजबूती से सामने रखने के लिए आपको याद होगा कि भारत ने बड़ी भूमिका निभाई थी जब 56 देश अफ्रीकन यूनियन के थे, वो एक साथ G20 में जुड़ गए। तो वो एक संदेश बहुत क्लियरली था कि भारत, क्योंकि अब आज की जो का विश्व है एक मल्टीपोलर विश्व है, उसमें भारत एक पोल है और भारत अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ अपनी डेवलपमेंट में नहीं देखता, लेकिन कई खास पोल्स के साथ जुड़ता है, और उसमें से जो ग्लोबल साउथ का पोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इथियोपिया की बात करें स्पेसिफिकली, इथियोपिया जो है वो हेडक्वार्टर्स है अफ्रीकन यूनियन का। तो एक तो बायलैटरल रिलेशनशिप, जिसके बारे में चर्चा अभी थोड़ी देर पहले आपके संवाददाता ने भी बात की थी कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि संदेश पूरे ग्लोबल साउथ को जाएगा इथियोपिया के साथ। जो प्रधानमंत्री इथियोपिया में अपनी चर्चा करेंगे वो अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स भी जाएंगे, जिससे पूरे पैन अफ्रीकन मैसेज जाता है कि भारत अफ्रीका के साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से अपनी ग्लोबल साउथ की जो नीति है, खासकर अफ्रीका पे केंद्रित, वो प्रधानमंत्री बड़े मजबूती से ये संदेश देंगे अपने विजिट में। बायलैटरल है ही है, क्योंकि अब भारत के पास काफी शेयर करने के लिए है। एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी से लेके AI से लेके ये सब जो नई एक तरह से टेक्नोलॉजीज हैं और दुनिया को एक नई तरह से वो ढाल रही हैं, उसमें भारत आगे है, और भारत यही टेक्नोलॉजीज अब ग्लोबल साउथ के साथ भी शेयर करना चाहेगा। तो एक तरह से जो पहले हमारे मित्रता थी वो थी, लेकिन वो एक अलग दौर था। अभी ये AI और डिजिटल इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक नई तरह की एक तरह से इकोनॉमी है और अर्थव्यवस्था है और साथ में सोच है। तो अब हम वर्तमान में जो ग्लोबल साउथ है और अफ्रीका है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, और मेरे को लगता है ये संदेश इथियोपिया में जाके होगा। और दूसरी बात रही है जो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ज्योग्राफी है, और ओमान खासकर एक भारत का बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। ऑयल एंड गैस के अगर नजरिए से देखें वो भी अहम है, और उसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है सुबोध जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर एक तरह से एक बेस है जिसको दुकम कहते हैं, और भारत को वहां पर ऑपरेट करने की एक तरह से एक एग्रीमेंट है हमारी ओमान के साथ। तो एक तरह से अगर हम मिडिल ईस्ट देखें और खासकर जो गल्फ की खाड़ी है उसमें देखें, आप देखेंगे कि ओमान के जो ज्योग्राफी है वो ईरान से भी ज्यादा दूर नहीं है। तो एक तरह से बहुत पिवटल देश है, और साइज में अगर देखा जाए तो बड़ा देश है, और पुराने हमारे रिश्ते हैं, सिविलाइजेशनल टाइज हैं।
तो इसलिए वो भी एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे वेस्ट एशिया को और खास करके गल्फ को, जो ओमान का विजिट है। और जॉर्डन के साथ जो है हमारे पहले से घनिष्ठ संबंध है। और जॉर्डन की अगर हम स्थिति देखें तो जॉर्डन जुड़ जाता है जो अरब इजरायली वॉर्स रही हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल जो बॉर्डर लगता है जॉर्डन का वो इजराइल के साथ जॉर्डन लगता है। उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें करीबन 40% के करीब पैलेस्टाइनियन ओरिजिन के लोग हैं। तो एक खास देश है वहां पर। आज का जो घटनाक्रम हो रहा है उसके लिए अगर उस नजरिए से देखें तो जॉर्डन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जॉर्डन में ऑल्सो रिसोर्सेज हैं, फॉस्फेट्स हैं, तो एक तरह से जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके साथ भी जॉर्डन जुड़ता है। अगर हम टोटलिटी में देखें तो ये बहुत खास एक विजिट जा रहा है जो सिर्फ ग्लोबल साउथ को नहीं लेकिन मिडिल ईस्ट को जोड़ रहा है। और भारत, एक नए भारत की एंगेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है जो प्रधानमंत्री ने जिसकी बागडोर संभाली है वो दुनिया के सामने अब आती है। जी, तीनों देशों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी आपने उल्लेख किया है जब जॉर्डन का, तो हम उसी पर बात कर लेते हैं कि जॉर्डन के संदर्भ में जब हम पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया की बात है या शरणार्थी प्रबंधन है या जो संवेदनशील जो कुछ वहां पर जगह है उनके प्रबंधन की बात है, उनके संरक्षण की बात है, तो इस पर भारत की क्या संभावित भूमिका हो सकती है? देखिए, भारत की आवाज बहुत जरूरी है। एक उभरती हुई शक्ति की जो भूमिका भारत निभाता है उसके संदर्भ में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जब यूनाइटेड स्टेट्स गए थे डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले की बात है, तो बड़ा साफ तौर पे मुझे याद है वो न्यू जर्सी में भाषण दिया था कि दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अब भारत की मदद के बिना या भारत की एक तरह से इंटरवेंशन के बिना सॉल्व नहीं हो सकता, चाहे वो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो पैलेस्टीन का गाजा की वॉर हो। तो मुझे लगता है ये एक तरह से सुबोध जी, ये भारत जो है एक ग्लोबल स्टेज पे आ गया है। ये G20 से बहुत सामने हमने देखा था कि आया है, 2023 की बात है, और वो और आगे बढ़ रहा है कि कोई भी विश्व का कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो उसमें भारत एक भूमिका निभाने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए बिल्कुल आगे। और यही वजह सुबोध जी है कि हम कहते हैं कि भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना नहीं चाहिए लेकिन अनिवार्य है। और क्योंकि बिना भारत की इंटरवेंशन से दुनिया के शायद मसले, क्योंकि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में आ गए, शायद ना सुलझे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश जाएगा। सिर्फ जॉर्डन के साथ ये विजिट नहीं होगा, ये विजिट पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जाएगा। और अभी हमें देखना है कि कैसे विजिट पैन आउट होता है, क्योंकि क्या इसका की कोई कनेक्शन ओमान में भी होगा, क्या कोई बड़ी घोषणा की जाएगी जो पूरे रीजन को इम्पैक्ट करती है, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी, आगे देखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंस जो है ये पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोब के लिए है, ये प्रधानमंत्री का जो ये विजिट हो रहा है। जी, अभी ओमान की बात हुई तो क्या वहां से जो उसके साथ ऊर्जा साझेदारी है हमारी, उस पर कुछ कदम हो सकते हैं क्या? फिर आर्थिक साझेदारी के जो समझौते हैं उस पर प्रगति की उम्मीद की जा सकती है इस यात्रा में? और एक और जो अभी आपने कहा कि बंदरगाह जो दुकम की बात है और समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं की बात है, तो वहां के बंदरगाह के रणनीतिक उपयोग और लाल सागर खाड़ी क्षेत्र में नौवहन जोखिमों से निपटने के लिए कौन सी नई पहल हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पूरे हिंद महासागर में ओमान की भूमिका, ज्योग्राफिकल लोकेशन ही बहुत अहम है और बहुत यूनिक है। तो इस वजह से अगर हम सिक्योरिटी, जिसको इंडियन ओशन लेन्स जिसको कहते हैं, जहां से हमारी ट्रेड होती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ज्योग्राफी है। और ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है क्योंकि दुकम की, जैसे आपने बात की, दुकम में अगर हमारा आना जाना रहे इंडियन नेवी का, या कोई एक्सीजेंसीज हो, कोई प्रॉब्लम्स आए, जैसे लाल सागर की बात आप कर रहे हो, या खाड़ी में कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर कोई समस्या खड़ी हो, तो वो ओमान से, और अगर इंडियन प्रेजेंस हो तो उससे वो सॉल्व की जा सकती है। और भारत की नीति यही रहेगी कि एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन बाकी सब देशों को साथ लेके, लाइक माइंडेड देशों को साथ लेके, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स हैं उसको सिक्योर करने के लिए भारत अपनी भूमिका निभाएगा। तो दुकम इंपॉर्टेंट है सुरक्षा और हिंद महासागर और ट्रेड सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं। दूसरी बात आ जाती है ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी जिसको कहते हैं। अगर हम रिजर्व्स देखें जो ऑयल एंड गैस के हैं, तो ओमान में उतने बड़े नहीं हैं जितने अबू धाबी में हैं, जितने UAE में हैं या ईरान में हैं।
इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिजर्व्स कम है, लेकिन अगर आप उसको ज्योग्राफी देखें तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजिट रूट बन सकता है। बहुत पहले ये बात हो रही थी कि क्या हम ईरान की जो गैस है, क्योंकि ये नजदीक पड़ते हैं, ईरान से फिर अंडर सी पाइपलाइन ओमान के लिए, और ओमान से एक अंडर सी पाइपलाइन, वो समय था जब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, बहुत महंगा पड़ रहा था ये प्रोजेक्ट। उस टाइम पे हमारी बात हो रही थी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। अब उसके बहुत सा कारण है, लेकिन वो रडार पे नहीं है। तो क्या हम ऐसा एक एनर्जी पाइपलाइन का सोच सकते हैं जो ईरान और ओमान से मुंबई, इसका कनेक्शन हो सकता है? भारत की कंपनियां जिन्होंने एक प्रपोजल्स बनाई हुई हैं इसके बारे में, क्या वो रिविजिट करना चाहिए? मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है, क्योंकि ये 90s का डिकेड नहीं है, अब ये एक नई टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है। ओमान को एज ए ट्रांजिट कॉरिडोर फॉर एनर्जी, इस दृष्टिकोण से हम, मुझे लगता है, देख सकते हैं। लेकिन ओमान की सिर्फ सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे लगता है एनर्जी रिजर्व्स और एनर्जी ट्रांजिट की भी बहुत बड़ी एक भूमिका ओमान निभा सकता है, और वो एक तरह से ज्योग्राफिकली कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो पाइपलाइन अगर आएगी ओमान से तो वो डीप सी पाइपलाइन है, उतने डेप्थ पे पाइपलाइन पहले ले करना मुश्किल था, लेकिन अब संभव है। मेरी खुद ही बात हुई है कुछ कंपनी से जिन्होंने काम किया है, तो अब वो फिजिबिलिटी आ गई है। अब देखते हैं कि वो आगे होता है कि नहीं होता, या उसकी कोई बुनियाद रखी जाती है जो आगे समय में हमें सामने नजर आएगी। जी, और पहले अपने इथियोपिया के बारे में बताया कि किन किन क्षेत्रों में हमारे साथ सहयोग हो सकता है। इथियोपिया के साथ जो आर्थिक जुड़ाव है उसमें कुछ और क्षेत्रों के नाम अगर गिनाऊं तो फार्मा है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, और इसके साथ आपने जो डिजिटल इकोनॉमी और यूपीआई वगैरह की बात की थी। भारत के लिए कौन सी निवेश और बाजार संभावनाएं सबसे अधिक दिखाई दे रही है? सुबोध जी, आपने गिना ही दिया है कि ये जो मेन भारत की एक तरह से जो स्ट्रेंथ्स है, हम अपने आप को कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, इसलिए फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ा एक पिलर है। सिर्फ वो ह्यूमैनिटेरियन दृष्टिकोण से नहीं, बट हमारी फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रहेगा। बाकी जो हमारा डिजिटल हमारी उपलब्धियां हैं, यूपीआई सिस्टम है, आधार का हमारा जो सिस्टम रहा है, या आयुष्मान भारत की भी हम बात करें, जिस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हम एक रोल मॉडल बनते हैं, तो उनमें से वो एक बास्केट है जिसमें से कुछ डेरिवेटिव्स इथियोपिया को मिलेंगे। लेकिन इथियोपिया एक स्तंभ है, एक पिलर है पूरे पैन अफ्रीका, और जो अफ्रीकन यूनियन है सारे अफ्रीकन देशों के साथ एक तरह से जोड़ता है। इसलिए एक जो विजिट है सिर्फ हम बायलैटरल दृष्टिकोण से ना देखें, बट एक पैन अफ्रीकन और ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण से देखें। अगर आप लोकेशन देखें इथियोपिया की, अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, और इथियोपिया से, एडिस अबाबा से आगे एक तरह से जगह है जिसको हम सब जानते हैं, जिबूटी में बहुत सारे देशों को, क्योंकि वो रेड सी की सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बहुत से अपने बेस बनाए हुए हैं। चीन ने अपना बेस बनाया, जापान का है, अमेरिकन का है। इसके कारण जो है इथियोपिया की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे संबंध और घनिष्ठ होते हैं इथियोपिया के साथ, तो हो सकता है कि और कुछ सामरिक दृष्टिकोण से भी हमारी जो रिलेशनशिप है वो और आगे बढ़े। दूसरी बात, एक जो बहुत पहले से हो रही है, वो है मिलिट्री ट्रेनिंग की, जो हम करते आए हैं अफ्रीकी देशों के साथ। आपको याद होगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी एक सूडान ब्लॉक है जहां पर हमने बहुत से लोगों को ट्रेन किया है। तो एक तरह से अफ्रीका के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग का पुराना एक रिश्ता है, मुझे लगता है कि उसकी भी संभावना है। दूसरी बात, एक पहलू रक्षा से जुड़ा हुआ ये है कि भारत अब एक वेपन एक्सपोर्टिंग कंट्री है, और एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव वेपनरी हमारे जो मित्र देश हैं उनके लिए हम ऑफर करने के लिए तैयार हैं। जी श्रोताओं, जैसा कि आपने अतुल अनेजा जी से चर्चा में सुना, यह यात्रा केवल कूटनीतिक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, संपर्क, निवेश और ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका को सशक्त करने का प्रयास भी है। अतुल जी, आकाशवाणी से जुड़ने और अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सुबोध जी। इस कार्यक्रम को हमारे श्रोता हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में